नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज उपाध्याय रफ्तार टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के नसीब नहीं होती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी सफल महिला के बारे में जानेंगे, उनकी बहन जी से, जिनका नाम है रमा धवन जी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में इतिहास रचने वाली श्रीमती शीला दीक्षित जी के बारे में, जो कि दिल्ली में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन के एक इतिहास रचा है। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, उन्हीं की बहन रमा धवन जी से। इसमें आपका स्वागत है और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहता हूँ और आपसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या भूमिका है शीला जी के सहयोग के लिए, यानी कि आप जो भी सोशल वर्क करते हैं वो क्या क्या है। मैं डिटेल में अपने दर्शकों को आपसे जानना चाहता हूँ। शीला जी के साथ मैं उनके पहले इलेक्शन से काम कर रही हूँ। पहला इलेक्शन उन्होंने जब एमपी का लड़ा था कन्नौज से, तो तब से उनके साथ उनके इलेक्शनों में मदद करती हूँ और उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसकी देखभाल करती हूँ। तो पहले एमपी का इलेक्शन लड़वाया था और लड़ा था उनके साथ, और उसके बाद एक इलेक्शन और लड़ा था दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का इलेक्शन एमपी का, और उसके बाद यहाँ पे एमएलए का, विधायक का इलेक्शन उनके साथ लड़ा है नई दिल्ली के एरिया में। अभी आप मैडम उनके क्षेत्र को देखती हैं तो वहाँ पर किस तरीके की पब्लिक से आप जो डीलिंग करती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको पब्लिक बताती होगी कि क्या पब्लिक संतुष्ट है मैडम के वहाँ पर जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, अधिकतर लोग संतुष्ट हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले जब कन्नौज थी तब भी वहाँ रेगुलरली मैं जाती थी, और अब भी इनके एरिया में मैं 5 साल घूमती रहती हूँ, और जो भी कोई काम कार्य लोग बताते हैं करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और अधिकतर लोगों को, जो चाहे उनके निजी काम हो या सार्वजनिक काम हो, करने की कोशिश करते हैं, और अधिकतर लोग मुझे लगता है संतुष्ट। वैसे मैडम अधिकतर बेसिकली जो एक प्रॉब्लम्स होती है, हर जगह की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके क्षेत्र से अधिकतर किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है जो आपको लगता हो कि आ रही है? जैसे आप जानते हैं उनका क्षेत्र नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में बहुत सी जो दूसरे क्षेत्रों में दिल्ली में प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। बिजली पानी सब अच्छा आता है। अब तो खैर सभी जगह है, बट और कोई खास, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं, तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। और आप जानते हैं नई दिल्ली का क्षेत्र वैसे ही एमडीएमसी का क्षेत्र बहुत अच्छी तरह मेंटेन्ड है। फिर भी इनकी मांगे हैं, जैसे वाटर कैबिन्स चाह रहे थे ये लोग, RWAs, और केंद्रीय भंडार मांगे थे, जिम्स मांगते हैं, इस तरह की डिमांड बहुत हैं। तो मैडम ये जिस तरीके की आपके पास डिमांड आती हैं, उन डिमांड्स को आप लेके मैडम के पास जाते होंगे, शीला जी के पास जाते हैं, तो वो कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं या उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस बारे में? जैसे कहीं पे किसी ने जिम की व्यवस्था के लिए बोले आपने, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो कितनी जल्दी एक्टिविटी उस पर वो एक्शन लेती हैं? एक्शन तो तुरंत शुरू हो जाता है जी बट आप जानते हैं सरकारी जो कार्रवाई होती है वो पूरी करनी पड़ती है जी। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट एक्शन तुरंत लेना शुरू हो जाते हैं, और उसको प्लानिंग की स्टेज में और एस्टिमेट और वो सब जो कार्रवाई होती है वो करवा के कार्य शुरू हो जाता है। मैडम ये बातें हैं, अभी आप मतलब इस स्टेज पर हैं यहाँ पर, मैं आपको एक बार बचपन में लेके जाना चाहूँगा, जब आप और शीला जी मतलब छोटे थे, तो उस समय की मतलब पूरी कहाँ से आपने स्टार्टिंग की है, कहाँ पर जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा जानना चाहता हूँ मैं। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे पिताजी सरकारी नौकर थे और सिविलियन थे आर्मी में, तो हमारा बचपन दिल्ली में ही गुजरा है। जो नई दिल्ली का इलाका है वहीं गुजरा है, बल्कि हम जो अब कहलाता है पंडित पंच मार्ग और राउज एवेन्यू और
राउज एवेन्यू मिंटो रोड है शायद अब, और कृष्णा मेनन लेन वहाँ पे, और लोधी कॉलोनी। तो उस समय मैडम वहाँ का माहौल कैसा था, यानी कि सड़कें वगैरह या जो भी था, मतलब कैसा माहौल दिखता था उस समय, दिल्ली कैसी? दिल्ली उस समय बहुत ही शांतिपूर्वक और सेफ और बहुत अच्छी नगरी थी, हरी भरी एंड सेफ थी बड़ी। और हम लोग बचपन में ना कभी सोचते भी नहीं थे कि हम 3 बहनें हैं, तो कभी सोचते भी नहीं थे कि अकेले कहीं जाना है या नहीं जाना है। निकल पड़ते थे कहीं भी, साइकिल, उस टाइम तो साइकिलें ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, गाड़ी तो बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो साइकिल पे निकल जाते थे कभी कहीं घूमने। जो आजकल चाणक्यपुरी एरिया है, उस समय तो वो जंगल था, तो वहाँ पे अक्सर निकल जाते थे, घूमते थे। और जहाँ अभी प्रधानमंत्री जी का घर है उसके पास एक दिल्ली जिमखाना है, वहाँ बहुत जाते थे। और वहाँ पे एक दुकान होती थी, छोटी सी दुकान, उससे काफ़ी खरीदारी करते थे। तो बचपन इसी एरिया में गुजरा है। मैडम जैसे अभी आपने बताया कि आप 3 सिस्टर थे, तो मैं आपके बारे में, और वो मतलब 3 सिस्टर कौन कौन सी थी? शीला जी सबसे बड़ी हैं या छोटी हैं, उनके बारे में? शीला जी सबसे बड़ी हैं, फिर हमारी एक बीच की सिस्टर हैं जो कि अब नोएडा में रह रही हैं, और मैं फिर तीसरी मैं हूँ। और हम थे, आप जो भी था होता है एक परिवार में जो फैमिली होती है, तो पढ़ने में आप तीनों में कौन ज़्यादा तेज था? शीला जी थी या आप थी, या फिर जो तीसरी सिस्टर जो आप बता रहे हैं? एक्चुअली बराबर के ही थे तीनों। किसी चीज़ में वो ज़्यादा जानती थी और किसी में हम ज़्यादा। आई थिंक ओवरऑल एक एक नहीं, एक होता है कि कोई बच्चे को, किसी को पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उसको पेरेंट्स समझते हैं कि ये ज़्यादा एक्टिव है मेरा बच्चा, जो भी होता है, तो आपको? नहीं, हम तीनों ही एक्चुअली, क्योंकि पता नहीं क्या था, बट या तो घर में एटमॉस्फेयर ऐसा था, बट तीनों एक्टिव थी हम। और मैं थोड़ी सी शाय ज़रूर थी, बहुत शाय थी, बट हमारी दोनों बड़ी, मतलब शीला जी और दूसरी बहन, वो बहुत आउटगोइंग शुरू से ही रही हैं। तो मैडम एक होता है कि बच्चे शरारती होते हैं, तो उन तीनों में आप शरारती थी ज़्यादा या शीला मैडम थी? नहीं, हमारी बीच वाली बहन वो ज़्यादा वो शरारती सबसे शरारती थी। एक होता है मैडम, अधिकतर होता है कि बच्चे, जैसे हम फैमिली में एक भाई बहन होते हैं, तो कोई गलती एक करता है दूसरे के ऊपर डाल दी जाती है कि मैंने नहीं, इसने किया है। तो इस तरीके का कभी आपको फंसाया था क्या शीला जी ने? नहीं, शीला जी से शिकायत लगा दी या आपने उनकी लगाई हो कभी? हाँ। बचपन में इस तरीके से? नहीं, ऐसा तो नहीं था। असल में शीला जी और मेरे उम्र में काफ़ी अंतर है, 7.5 साल का अंतर है, तो वो हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। तो मतलब आपको करीब के तो नहीं रखते? नहीं नहीं, डरा के तो कभी नहीं। हम तीनों ही एक दूसरे से डरते नहीं थे इस तरह का नहीं था। लड़ते ज़रूर थे, एक्चुअली हमारी बीच की बहन और मैं ज़्यादा लड़ते थे आपस में, क्योंकि उम्र में थोड़ी नज़दीकी ज़्यादा थी। बट शीला उस तरह की बड़ी लड़ाई कभी हुई नहीं। असल में होता क्या था उस ज़माने में कि हम लोग तो खैर रहते ही थे, बट साथ में रिश्तेदार भी कोई ना कोई आया गया रहता था, तो उसकी वजह से इतना आपस में जो लड़ाई हो सकती थी वो नहीं होती थी। मैडम पढ़ाई लिखाई मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आपने? एक ही साथ कॉलेज में थे या फिर कैसे स्टार्ट की पढ़ाई? पढ़े तो हम तीनों इस ये कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी से हैं, बट शीला जी ने मैट्रिक किया था। उस ज़माने में मैट्रिक होता था, तो जब उन्होंने मैट्रिक किया तो वो वहाँ से छोड़ दिया था, स्कूल छोड़ दिया था, 10वीं तक वहाँ थी। और मैट्रिक करके फिर उस ज़माने में होता था एफ़ए, एफ़ए करके मरांडा हाउस से फिर उन्होंने बीए किया और फिर एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो हम तीनों उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए हैं, मतलब स्कूलिंग हुई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में। मेरी तो कम्प्लीटली वहाँ हुई थी, और मेरी बीच की बहन की बीच में सेंट थॉमस में थोड़े से
साल पढ़ी थी और तीनों की कॉलेज मिरांडा हाउस से हुआ। बचपन से आप थोड़ी बड़े हुए, इसी दौरान कोई ऐसी घटना जिसे आप आज तक सोच कर के हमें मतलब खुश होने लगते हैं अंदर से, किसी ऐसी घटना को शीला जी के बारे में हो या आपसे जुड़ी हो, जिसे देख के अंदर ही अंदर एक साथ मतलब खुशी का माहौल होता है, तो कुछ ऐसी घटना याद आ रही हो आपको इस समय? एक्चुअली घटना तो एक कोई पर्टिकुलर ऐसी नहीं है याद है, बट इतना ज़रूर है कि हम ना पेरेंट्स की वजह से बड़े आज़ादी में बड़े किए गए हैं। कोई हम पे अंकुश नहीं हुआ करता था कि आप ऐसे मत करिए वैसे मत करिए, लड़कियां होने के बावजूद। तो जो हमें याद है बचपन का वो बेसिकली यही है कि आज़ादी से तीनों घूमते थे, खेलते थे, पिकनिक्स जाते थे। उस ज़माने में ना टीवी और ये सब नहीं था, तो आदमी नेचर में बहुत दिलचस्पी रखते थे और नेचर के साथ साथ ही रहते थे। पेड़ों पे चढ़ना, और दोपहर में जब गर्मियों में कहा जाता था सो, तो चुपके से निकल जाते थे और घूमते रहते थे। कभी पेड़ पे चढ़ गए, कभी बाहर से कुछ खरीद के ले आए पेड़ों के नीचे, क्योंकि वो कोठियाँ थीं तो उनमें ना पेड़ 2-3 पेड़ हुआ करते थे। अच्छा, वो भी बांटे हुए थे कि हमारे हाँ, फेवरेट पेड़ ये है। हाँ, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं रमा धवन जी, जो कि शीला दीक्षित जी की सिस्टर हैं, जिनके बारे में हम जान रहे हैं कुछ दिलचस्प बातें। आप कहीं जाइएगा मत, हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम न्यूज। मैं हूं अंबुज उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद हैं रमा धवन जी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने मतलब बचपन से आप कॉलेज में आए, फिर एक शादी का माहौल आता है, जैसे भी हर घर में उसी तरीके का जिक्र होने लगता है, तो ऐसी कुछ घटनाएं मतलब कॉलेज के बाद शादी का प्रेशर घर वालों ने बनाना स्टार्ट किया था या कैसे मतलब माहौल बना था? नहीं, इत्तेफाक ऐसा है कि कभी प्रेशर हम पे कभी नहीं रहा। और जहाँ तक शीला जी का सवाल है, तो जब पढ़ रही थी तो, और हम तीनों एक्चुअली जब तक हम पढ़ रहे थे तो पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि अब आपकी शादी होनी है। शीला जी के केस में जब वो एमए में पढ़ रही थी जी, तो उन्होंने अपने आप अपना साथी चुन लिया जी, विनोद दीक्षित जी। ओके। तो एमए में दोनों इकट्ठे पढ़ते थे जी, तो वहाँ तो प्रेशर का सवाल ही नहीं था, क्योंकि अपना उन्होंने तय किया, हमारे माँ बाप ने उसको स्वीकारा। मैडम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ पर। एक जो आज का माहौल है, आज के माहौल में भी लव मैरिज को लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज से काफ़ी साल पहले कुछ एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आई होंगी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज कुछ आई थी इस तरीके से दिक्कत, मतलब उनकी फैमिली ने ना एक्सेप्ट किया हो, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। उस समय में जो लव मैरिज कहलाती है वो ज़्यादा थी, बल्कि लोगों का दिमाग थोड़ा और खुला हुआ था, जो अब नहीं है कि किसी कारणवश। तो ज़रूर वो तो जब भी आप किसी दूसरे परिवार में जाएंगे तो एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, उस परिवार को भी करनी पड़ती है और जो इस परिवार से दूसरे में जाते हैं उनको भी करनी पड़ती है। और शीला जी को थोड़ी सी हुई थी प्रॉब्लम, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस मायने में शीला जी बहुत एडजस्टेबल हैं जी। और उन्होंने सोचा कि ये तो छोटी बातें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर इनको जैसे हमें तो कभी सोचा भी नहीं था घूंघट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आज़ाद जैसे कहते हैं बड़े हुए थे।
बट उनके यहाँ था रिवाज, तो एटलीस्ट शुरू में ख़ास तौर से जब उनके परिवार के बड़े लोगों के सामने जाती थी तो घूंघट निकालना पड़ता था, बट उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, जो फैमिली थी उनका जो ससुराल था कहाँ पर था? बेसिकली कहाँ से शादी हुई? वैसे जो ससुराल थे वो उन्नाव से हैं, यूपी में। ओके। बट ये उन्नाव से छोड़ दिया था उन्होंने, और अधिकतर उमा शंकर दीक्षित जी रहते थे लखनऊ में। लखनऊ और दिल्ली, क्योंकि आप जानते हैं वो भी एक्टिव थे बहुत पॉलिटिक्स में। ओके। तो दिल्ली और लखनऊ में ज़्यादा रहते थे, तो परिवार बेसिकली लखनऊ शिफ्ट कर गया था। तो मैडम, आपने जैसे बताया आपकी फैमिली में तो कोई राजनीति का माहौल ही नहीं था, तो मैडम ने ये सब जो एक ब्यूरोक्रेट वाली जो उनकी आज के समय पे छवि है, ये उनको कहाँ से सीखी है, वो कहाँ से सीखा उन्होंने? नहीं, हमारे परिवार में राजनीतिक माहौल नहीं था, बट डेफिनेटली सोशल सर्विस का माहौल था। और राजनीति उन्होंने ज़्यादातर अपने ससुराल में सीखी, क्योंकि आप जानते हैं उमा शंकर जी थे, पॉलिटिशियन थे। Okay. और उनके खुद के हस्बैंड IAS के ऑफिसर थे, तो ब्यूरोक्रेसी से इनका नेचुरली बहुत वास्ता रहा। इनके हस्बैंड ब्यूरोक्रेट थे, तो इसलिए उनको दोनों चीज़ों का अनुभव था और एक्सपोजर था। हाँ मैडम, एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे कि आज के समय पे अभी चाहे तो मैडम पे, शीला जी पे प्रेशर मान लो, उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक तरीके से झुंझलाहट सी आ जाती है उनके अंदर। तो ये झुंझलाहट उनके अंदर शुरू से थी या अभी कुछ आपको भी लगता है कुछ बढ़ने लगी इस तरीके की? नहीं, झुंझलाहट शुरू से तो नहीं थी जी, बट थोड़ा सा है कि वो बेकार के सवाल नहीं आसानी से जवाब देती हैं। आजकल थोड़ा सा यही है कि नेचुरली अब थोड़ी उम्र में ज़्यादा हो गई हैं, स्वास्थ्य भी नेचुरली उम्र के साथ थोड़ा सा उतना नहीं रहा है, और कुछ उनको 15 साल में एक ही चीज़ करते हुए उनको लगता है अभी भी वही सवाल पूछे जाते हैं जो पहले पूछे जाते थे। होता है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, एक साथ झुंझलाहट सी आ जाती है, चाहे वो मीडिया की बात हो या कुछ ऐसा कुछ कहीं भी होती है। तो ये मैं बचपन से मतलब वो एक तरीके की बिल्कुल नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था। ओके। और मैडम, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक राजनीति में आज के समय पे परिवारवाद चल रहा है, चाहे वो सपा हो चाहे कोई और अन्य पार्टियां हों, तो मैडम को देख करके या फिर कहीं आपको नहीं लगा कि मेरे को भी राजनीति में आना चाहिए था? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं राजनीतिक मैं शुरू से क्योंकि मैं शीला जी के लिए काम कर रही हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ 85 से 84 से, जब इन्होंने पहला तो नहीं, मेरा तो बड़ा क्लियर था शुरू से कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ। इनके साथ काम करती हूँ, एक सोशल वर्क करने का अवसर मिलता है, और मेरा जो इंटरेस्ट है वहीं तक सीमित है। तो मैडम, सोशल वर्क के लिए कोई NGO वगैरह कुछ बनाया हुआ है आपने जिसके? नहीं। असल में मैंने काम किया है तिब्बती रेफ्यूजीज जो आए थे बहुत पहले, उनके साथ काम किया था, फॉरेन NGO। फिर उसके बाद मैं एसोसिएटेड रही हूँ, बट अपना NGO नहीं खोला है। मैडम, आजकल आपने देखा होगा राजनीति में एक तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, कुछ लैंग्वेज भी इस तरीके की होती है, और कहीं पर कुछ घोटाले हो रहे हैं, कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब एक तरीके से जो माहौल है आज के समय पे देश में, वो एक मतलब हर लोग नेगेटिव सा होता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पर चेंज होना चाहिए था? जो भी अभी गलतियाँ हो रही हैं आपकी नज़र में, कुछ चेंज की ज़रूरत थी, क्या थी? नहीं, देखिए, माहौल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत नेगेटिव माहौल है, और अफसोस ये आता है कि लोग अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें सत्य बहुत कम है जी। जो खास तौर से एक करप्शन का माहौल क्रिएट किया गया है, वो केवल सरकार को बुरी उसमें दिखाने के लिए किया गया है। उसमें सत्य ना है और ना कभी मिलेगा सत्य।
आपके सामने उसका एक उदाहरण है बोफोर्स के थिंग। उस टाइम भी ये दौर चला था और उसका नतीजा आपको मालूम है क्या हुआ था जी। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कहूँगी कि उसी बोफोर्स की गन ने इस देश को बचाया था कारगिल में। ओके। सो ये तो है करप्शन का मामला। और सो माहौल नेगेटिव ज़रूर है और अफसोस ये है कि मीडिया का उसमें बड़ा भारी हाथ है उस माहौल को नेगेटिव बनाने में। मतलब मीडिया ने नेगेटिव बनाया उस माहौल को? जी जी, बिकॉज क्योंकि आप देखेंगे मीडिया, चाहे वो विजुअल मीडिया हो चाहे लिखित मीडिया हो, उसमें पॉजिटिव स्टोरीज बहुत कम आती हैं, नेगेटिव ज़्यादा आती हैं। तो आप लोग जो चीज़ हाईलाइट करते हैं उसकी वजह से एक माहौल बना है और बड़ा बुरा लगता है कि हम लोग मीडिया के थ्रू और अपने आप भी इतने सेल्फ क्रिटिकल हैं, इतने सेल्फ डेनिग्रेट करते हैं अपने आप को और उसका असर सबके सामने है। उसका असर बहुत बुरा हो रहा है देश में, क्योंकि सब निराश और नेगेटिव मूड में बैठे रहते हैं। और हालांकि असलियत ये नहीं है। नहीं, आज के समय पे एक माहौल इस तरीके का बनता जा रहा है कि आप बाहर चलते हुए आम आदमी भी आज अपना प्रश्न लेकर राष्ट्रपति जी के सामने भी जा सकता है, यानी कि वो उनको भी कुछ नहीं समझ रहा है। जैसे एक परिवार में एक मुखिया होता है, उस मुखिया की सब सुनते हैं तभी वो परिवार आगे चलता है, लेकिन आज के समय में तो हर कोई मुखिया अपने लिए। हाँ, क्योंकि वही माहौल बन गया है ना, नेगेटिव माहौल, जिसमें हर कोई सोच एक फ्रस्ट्रेशन अननेसेसरीली लोगों में आ गई है जी। तो वो कुछ किसी चीज़ को, मैंने यंगस्टर्स को देखा है अभी आजकल, जैसे क्योंकि चुनावी दौर है तो नेचुरली जनता से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इंटरेक्शन जी। तो मैं देखती हूँ खास तौर से यंगस्टर्स में एक बड़ा गुस्सा भरा हुआ है, और पूछिए किस चीज़ का गुस्सा है तो जवाब नहीं है, बट है गुस्सा। सो ये एक जो वातावरण बनाया है ना, उसका नतीजा है जी। और कभी ना कभी मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस बात को समझ के अपने आप को इतना नीचा नहीं दिखाएंगे और ये सोचेंगे कि हम भी दम है। देखिए, अगर आप आंकड़े उठा के देखिए और वैसे भी देखिए, प्रैक्टिकली भी देखिए, तो देश बहुत आगे निकल गया है जी। इसके बावजूद कि यहाँ की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी है जी, और फिर भी देश बहुत आगे निकल गया, क्योंकि हाँ, और हम लोगों को तो बहुत ही मालूम है, क्योंकि हमारा बचपन हम जानते हैं कुछ भी नहीं मिला करता था, और हम मैगज़ीन्स में जो कभी कभी आ जाती थी विदेशी मैगज़ीन, बहुत वो भी बहुत कम नज़र आती थी, उसमें फ़ोटो देखते थे तो बिल्कुल राल टपकती थी कि ये हमारे देश में ऐसा कब होगा। वहाँ उस मकाम तक पहुँच गए हैं हम और आगे निकल रहे हैं, फिर भी हम अब अपने आप को बुराई कहते हैं। बहुत अफसोस लगता है इस बात पे। तो मैडम, वो राजनीति में कुछ जो हमारे नेता हैं उनके लिए कुछ आप एक संदेश देना चाहेंगे कि वो राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ें, एक दूसरे की टांगें खींच के नहीं, अपने आप को मतलब कैसे प्रोजेक्ट करें वो लोग? बिल्कुल आपने सही कहा, एक दूसरे की टांग नहीं। जो नेगेटिव राजनीति आजकल आ गई है ना, कि आप एक फीलिंग है लोगों में कि आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप सबको बुरा कहें जी जी। तो वो बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आगे बढ़ने का तरीका, जो मजबूती से आगे बढ़ने का तरीका है, वो है कि आप सबको साथ लेके और सबको पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव कह के आगे बढ़ें, सबको मजबूत करके आगे बढ़ें। आपको पता, मैं इतिहास में थोड़ा सा वापस ले जाना चाहूँगी। अकबर जी, आप जानते हैं, अशिक्षित थे, 13 साल की उम्र में उन्हें संभालना पड़ा था राज जी। पर अकबर कभी किसी को, उन्होंने 9 रत्न अपने रखे और आप जानते कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया जी। और इन 9 रत्नों से उनकी उनके ग्रेटनेस से
पूरा लाभ उठाया। जी। तो अब तो हम कुछ उल्टा ही करते हैं, सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो उनके ज़माने में वो उनके सबसे जैसे कहते हैं ना प्राइड थे। तो इस्तेमाल करने की बात है लोगों को। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप आगे तब भी बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा मजबूती से बढ़ेंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप नेगेटिव सबको नीचा दिखा के ये सोचेंगे कि मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं ऊंचा नज़र आऊंगा, वो होता नहीं है। तो सभी नीचे नज़र आते हैं। मैडम, दिल्ली में 15 साल से शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, तो क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो भी किया है वो ठीक किया है? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा जो उनका जो एफर्ट रहा है वो पॉजिटिव रहा है। जी। शीला दीक्षित जी भी एक एग्जाम्पल हैं, कभी इन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी है और देख लीजिए कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई हैं। इनका एफर्ट सही रहा है। समटाइम्स रिजल्ट उतना अच्छा न रहा हो जितना हो सकता था, बट कभी भी इन्होंने कोई गलत काम करने, कॉन्शियसली कोई गलत काम नहीं किया है। जी। तो मतलब ओवरऑल जो भी उन्होंने 15 साल में दिल्ली का जो विकास किया है, आपकी नज़र में उन्होंने मतलब दिल्ली का सच में विकास किया है? बहुत बिल्कुल सच में विकास किया है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को दिल्ली की राजधानी सही मायने में बना दिया है, जिसके लिए हम सारा देश अब बहुत गर्व से सोचता है कि हाँ, हमारी राजधानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। अभी भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ हो गया है, वो तो कहना बेवकूफ़ी होगी। बट अधिकतर जो दिल्ली थी 15 साल पहले और जो दिल्ली अब है जी, उसमें बहुत अंतर है। और अगर कोई इसको देख नहीं पाता है तो वो उसकी बदकिस्मती है। मतलब ये जो अभी आपने मेरे को ये सब जो कुछ बताया है जी, अगर श्रीमती शीला दीक्षित जी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री 15 साल रहा होता तो क्या आपका यही जवाब? बिल्कुल सराहना उसकी, अगर इसी तरह कोई होता जी। और जो ना हमारी पार्टी से ना होता या हमारी रिश्तेदारी में ना होता, जी, बिल्कुल सराहना करते हैं उनकी भी। मैडम, अभी तक दिल्ली का एक इतिहास रहा है, जो भी मतलब दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं 2 ही पार्टियों के बीच में हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस। जी। इस बार एक तीसरी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। जी, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो वेलकम है, उनकी भी एक दृष्टिकोण है, पर मुझे उसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब आप सुधारने का झंडा लेके निकलते हैं तो सुधारना तो उसको चाहिए जो ऑलरेडी है, तब तो सुधार हुआ ना। जी। अगर आप कुछ नया शुरू करेंगे तो वो कोई सुधार नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके और उसको ठीक करने की कोशिश करते तो उसमें ज़्यादा, एक तो चैलेंज भी ज़्यादा होता और उसमें जो रिज़ल्ट होता वो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि इस देश की बदकिस्मती है कि यहाँ पे पार्टीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जो भी कोई सुधार करने निकलता है वो अपना एक और सिस्टम चला देता है, जो कि जिसमें ऑलरेडी सिस्टम जो है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इनकी शुरुआत, ये चलने थे सुधारने, इनकी शुरुआत बिल्कुल जैसे कोई और पार्टी की होती है बिल्कुल वैसे ही है। मतलब कोई अंतर नहीं लग रहा मुझे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनको नई पार्टी न बना के, हमारे देश में पहले से बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी को ज्वाइन करते उसमें सुधार करते और फिर अंदर से सिस्टम को सुधारते। अगर सिस्टम में जो भी गलतियां वो मानते हैं कि हैं, उन लोगों का तो डायरेक्ट कहना है कि दोनों पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में मिली हुई हैं, दोनों पूरी करप्ट हैं, उनका तो ये मानना है पूरा। हाँ, तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ कि उनको उसमें जब उनको इतनी खराब नजर आ रही हैं तो उनको सुधारना चाहिए था ना उनके साथ। हालांकि ये स्थिति वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि ये तो सबसे आसान चीज़ है कि आप खड़े होके उसको कह दिए इनका मुंह टेढ़ा है, ये खराब हैं, ये वो हैं।
बट उसमें कोई सत्य है नहीं। मतलब अभी बिल्कुल जो हम करते हैं बिल्कुल यही कर रहे हैं जी, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है। मुझे तो कोई सुधार नहीं नजर आ रहा कहीं भी, दूर दूर तक कोई सुधार नहीं नजर आ रहा। मतलब जब जिसकी शुरुआत ही उसी आधार पे हुई है तो फर्क क्या है? मतलब आपका कहने का मतलब कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। देखिए, खड़े होके कहना बहुत आसान होता है। एक उदाहरण फिर दूंगी आपको। जब बीजेपी पार में नहीं थी तो वो बहुत कुछ कहते थे कि हम राम मंदिर बना देंगे, हम 370 हटा देंगे। वो सब चीज़ें नहीं कर पाए जी, क्योंकि जब वो सत्ता में आए तो सत्ता की मजबूरी उन्हें समझ में आई। बाहर खड़े होके, सत्ता के बाहर खड़े होके सत्ता को बाहर कहना, खराब कहना बहुत आसान होता है। जब आप सत्ता में आते हैं तब आपको पता चलता है कि मजबूरियां हैं क्या। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर ये सिस्टम के अंदर आते, अपना एक और सिस्टम बनाने से बेहतर ये था कि सिस्टम में अंदर आके उसको सुधारते, तब तो मैं मानती कि हिम्मत है। मैडम अधिकतर बात होती रहती है केजरीवाल जी से या फिर किसी से भी, तो उनका कहना है कि मेरे को तो आगे मतलब ये सब करने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया। मैंने तो एक लोकपाल बिल मांगा था, अन्ना हजारे ने, वो लोग दे देते लोकपाल बिल तो हम लोग पार्टी नहीं बनाते। वो लोग हमको डायरेक्ट पुश कर रहे थे कि आप भी राजनीति में आ जाओ, राजनीति में आ जाओ, इसलिए हमने बना ली पार्टी। तो यानी कि इसके पीछे उनका कहना है कि कांग्रेस का हाथ है। नहीं, वो तो जवाब वो ही देंगे, उनकी क्या मजबूरी थी। मुझे तो कोई मजबूरी नज़र नहीं आ रही है। और जैसे मैं रिपीट नहीं करना चाह रही अपने आप को, पर यही है कि सिस्टम के अंदर आके उसको सुधारते, लोकपाल सिस्टम के अंदर आके उसको मांगते। हालांकि जो लोकपाल है, देखिए, करप्शन कोई एक व्यक्ति नहीं हटा सकता है। बिल्कुल, ये एक सिस्टम बन गया है। सही गलत आप नहीं कह सकते क्योंकि ये चाणक्य जी के टाइम से चला आ रहा है, उससे पहले भी चला आ रहा है। तो करप्शन को ठीक करने का या कम करने का तरीका है कि आप सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वो करप्शन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ही कम कर दीजिएगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी अनफॉर्चुनेटली सिस्टम चल रहा है वो अभी भी ब्रिटिश टाइम का चल रहा है अधिकतर। उसमें आया है परिवर्तन पर ज़्यादा नहीं आया है। वो सिस्टम सेटअप था एक फॉरेन पावर ने यहाँ एक पावर को अपना पावर एस्टैब्लिश करने के लिए सिस्टमिक तरीके का बनाया था। यहाँ अब हम अपने आप को रूल कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए। जहाँ सिटीजन फ्रेंडली होगा करप्शन खत्म हो जाएगी। खत्म तो नहीं, वो तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, पर बहुत कम कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एक है ना, केजरीवाल जी का आरोप रहता है, शीला जी पे डायरेक्ट वो बोलते हैं कि उन्होंने दिल्ली का 15 साल में कोई विकास नहीं किया है और उन्होंने घोटालों को ही ज़्यादा तवज्जो दी है। आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी को? देखिए, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से है और वो किस वो डायरेक्ट जी बिजली घोटाले में उनका डायरेक्ट नाम ले रहे हैं कभी किसी में। देखिए, बिजली कोई घोटाला तो है नहीं जी। दुनिया भर उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। मैं खुद वर्ड यूज नहीं करना चाहता। जो उन्होंने ऑटो पे जिस तरीके से प्रचार किया था ऑटो के ऊपर, मैडम के लिए, शीला दीक्षित जी के लिए जो बोला है उन्होंने डायरेक्टली, तो आप उनके लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जवाब नहीं देना चाहूँगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि असल में इस तरह के जो लांछन लगाते हैं जी, उनकी अपनी प्रॉब्लम है जी, ना कि जिस पे लांछन लगाते हैं उनकी प्रॉब्लम है जी। उन्हीं को घोटाले नज़र आ रहे हैं और तो किसी को कोई घोटाला नज़र नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल, जो दिल्ली के बिजली सुधार के लिए जो दिल्ली को अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं नहीं समझती कि वो घोटालों पे बेस्ड हैं जी। दिल्ली को आपको मालूम होगा 2-3 अवार्ड मिले हैं। कल शीला दीक्षित जी ने अनाउंस किया 30,000 करोड़ का फायदा भी है उनको 5 साल के अंदर सुधार के लिए अवार्ड मिले हैं बिजली के सुधार के लिए। अब वो घोटालों पे बेस्ड है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। और वैसे जैसे मैंने कहा, खड़े होके तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा। मैडम 3 बार लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रही,
आपको क्या लगता है इन 15 सालों में एक बार फिर से जनता उनको मौका देगी, क्योंकि आप क्षेत्र में जा रही हो, लोगों से मिल रही हो, तो लोग पॉजिटिव हैं शीला दीक्षित के लिए या नेगेटिव हैं? शीला दीक्षित जी की और उनकी सरकार के लिए लोग अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं जी। और ये मैं कहना चाहूँगी कि दिल्ली की जनता की समझ है कि उन्होंने उनको 3 दफ़े चुना विकास के आधार पे, वो उस विकास का लाभ उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस विकास को खोना चाहेंगे या उसकी रफ्तार को ख़त्म करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है अभी भी वो विकास के लिए ही वोट करेंगे। मैडम 3 बार लगातार यहाँ की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रही, अभी कांग्रेस फिर से जीतती है 4थी बार, और शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री ना बना के आपके भतीजे संदीप दीक्षित जी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ है भी नहीं उसमें, और नहीं तो पार्टी तय करेगी। नहीं, पार्टी तय करती है कि मतलब संदीप दीक्षित जी या फिर किसी अन्य को मतलब मुख्यमंत्री बनाया जाए। कोई भी हो सकता है जी मुख्यमंत्री, उसमें तो वो तो पार्टी तय करेगी जब वो स्थिति आएगी। जी जी। तो मैडम आने वाले चुनाव नज़दीक हैं, तो लोगों से आप कोई अपील करना चाहें मैडम के लिए कि कांग्रेस के लिए वोट करें, या फिर मतलब ऐसी कोई लोगों को विकास को ध्यान में रख के इस बार भी कांग्रेस को लाएं, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए? अपील तो नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता फिर एक बार विकास के लिए वोट करेगी। तो आज हमारे साथ मौजूद थी श्रीमती शीला दीक्षित जी की बहन रमा धवन जी, जिनसे हमने कुछ अनसुलझे पहलुओं पर बात की और जाना शीला दीक्षित जी के बारे में और उनके बचपन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक हम और आप उन चीज़ों से अनभिज्ञ थे। अभी मुझे अंबुज उपाध्याय को दीजिए इजाज़त, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।